कल के लेक्चर में हम लर्न कर रहे थे कि प्लेजरिज्म क्या है और प्लेजरिज्म की कितनी टाइप्स है। तो उसमें हमने टाइप्स में देखा था कि प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स है फर्स्ट टाइप, कि आप किसी दूसरे पर्सन के जो डेटा है, जो सेंटेंसेस है, वो एज इट इज उठाकर उसको कॉपी पेस्ट कर लें, तो ये प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स कहलाता है। तो सेकंड आपके पास जो टाइप सेकंड जो आपके पास इसकी प्लेजरिज्म की टाइप आ रही थी, वो प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर था, कि आप किसी दूसरे पर्सन का जो असाइनमेंट है या थीसिस है या जो पेपर है, उसका स्ट्रक्चर फॉलो कर लें एज इट इज, तो ये प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। थर्ड आपके पास प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज था, कि आप किसी दूसरे पर्सन की टेक्निक एज इट इज उसको पिक कर ले और उसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करके आप उसको अपना क्लेम कर लें, तो ये आपके पास प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज कहलाता था। और फोर्थ टाइप प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप थी, कि एक पेपर एक पर्सन ने या कुछ दो तीन लोगों ने मिलकर लिखा है, उनकी एफर्ट है, और किसी ऐसे पर्सन का आप उसमें नाम ऐड कर दे कि जिसकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी उसके अंदर, तो ये प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप कहलाएगा। और लास्ट हमारे पास जो टाइप थी वो प्लेजरिज्म ऑफ सेल्फ था, जिसे सेल्फ प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। तो सेल्फ प्लेजरिज्म ये थी कि आप अपना ही काम, एक ऑलरेडी पब्लिश्ड काम है और उसकी एक्सटेंशन आप कर रहे हैं, सेकंड पेपर लेट से लिख रहे हैं, तो सेकंड पेपर में उस फर्स्ट वाले पेपर का कुछ पोर्शन आप यूज कर रहे हैं, तो उस फर्स्ट वाले पोर्शन को सेकंड पेपर में आप रेफर ना करें। तो ये आपकी सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाती है। तो इसको अवॉइड करने के मेथड्स हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। तो इसमें पहला ये था कि आप जब भी किसी दूसरे पर्सन का सेंटेंस कॉपी करें, तो या उसके पेपर से कोई चीज़ लें, तो उसको अपनी वर्डिंग में आप, पहला स्टेप तो ये था कि आप उसको लिखें, और लिखने के साथ साथ आप उसको साइट मस्ट करें। तो अगर आपने ये काम किया हुआ है तो इट्स मीन आपने प्लेजरिज्म नहीं की। सेकंड स्टेप ये था कि अगर आप सेकंड किसी पर्सन की सेंटेंस है, कोई फेमस सेइंग है, उसको यूज करना चाह रहे हैं अपने पेपर में, तो आप उसको डबल कोट्स में मेंशन कर दें। अल्लाह। थर्ड आपके पास स्टेप ये था कि आप समराइजिंग कर दें कि ओवरऑल उस बंदे ने जो टेक्निक दी है, जिसको आप अपने पेपर या थीसिस में यूज करना चाह रहे हैं, उसको अपनी वर्डिंग में, लेट से वो 10 पेजेस का एक पेपर है, तो आप उसको 4 to 5 लाइन्स में उसको कंक्लूड कर दें कि उस पर्सन ने क्या टेक्निक दी, उसने किस तरह हर एक टास्क परफॉर्म किया और उसने क्या कंक्लूड किया। तो ये आपके पास है। और लास्ट आपके पास पैराफ्रेजिंग थी, कि उसने जो डाटा अपने पेपर में लिखा हुआ है उसको आप अपनी वर्डिंग में राइट डाउन कर दें। तो ये, लेकिन इन तमाम केसेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हर केस में आपने उसको साइट मस्ट करना है। तो ये उसको अवॉइड करने के मेथड्स थे। तो कल के लेक्चर में प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, इसको हमने देख लिया था, और प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज था हमारा आज के लेक्चर का पार्ट। तो कहता है कि authors often write about original ideas they had, original discoveries they have made. Repeating original ideas without revealing the source is idea plagiarism. एक कहता है कि एक पर्सन ने अपनी टेक्निक दी किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और उसको उसने पब्लिश कर दिया। अब आपने उस पब्लिश वर्क को रीड आउट किया, उसकी जो मेथडोलॉजी थी, उस मेथडोलॉजी को अपनी, उसकी मेथडोलॉजी की लेट से जो डायग्राम बनी थी,
उसकी डायग्राम की लेआउट जस्ट चेंज कर दी, जिसको आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया डिज़ाइन करने का, खुद से आपने ड्रा कर ली, लेकिन उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेप्स वही हैं, ठीक है, और साथ आप उसको साइट भी नहीं कर रहे, तो ये आपकी आइडिया प्लेजरिज्म कहलाएगा, ठीक है। पार्शियल प्लेजरिज्म कहता है कि, और मिनिमलिस्टिक प्लेजरिज्म, मैशअप और पोर्टलक पेपर और हाइब्रिड, ठीक है, तो ये उसके डिफरेंट केसेस हैं। तो कहता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आइडिया लाजमी नहीं है कि पूरा फ्रेमवर्क, पूरा आप उसकी डायग्राम को कॉपी कर रहे हैं, जस्ट अपनी अपनी लेआउट में आप उसको ड्रा कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसका कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, एक चंक है, वो आप जस्ट पिक कर रहे हैं और उस चंक को आप अपनी टेक्निक के अंदर साइट नहीं कर रहे। लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ कि इमेज क्लासिफिकेशन की एक प्रॉब्लम है। इमेज क्लासिफिकेशन का मीनिंग है, मैं कहता हूँ कि लेट से इनपुट पे एक इमेज आ रहा है, उसको मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट करना है। आया इमेज के अंदर मेल एग्जिस्ट करता है या फीमेल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें लेट से आप क्लासिफिकेशन के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले इनपुट इमेज रीड कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में लेट से उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में, और फोर्थ स्टेप में लेट से जाके आप उसको क्लासीफाई कर देते हैं एसवीएम से, न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है। तो डिसीजन ट्री हो गया, कोई भी क्लासीफायर हो सकता है। अब इससे पहले सेम काम किसी और पर्सन ने भी किया, उसने पब्लिश किया हुआ है, तो लेट्स से आप उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए सिफ्ट का एल्गोरिदम है एक, वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिफ्ट का एल्गोरिदम किसी और पर्सन ने ऑलरेडी अपने काम में रिपोर्ट करके पब्लिश किया हुआ है, और आप यही एल्गोरिदम अपने आपका अपना जो अपना एल्गोरिदम है उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए सिफ्ट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और जिस सिफ्ट जिस पर्सन का काम था उसको आप साइट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपके पास मिनिमलिस्टिक प्लेजरिज्म के अंदर आ जाएगा, या पार्शल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप कंप्लीट मेथडोलॉजी किसी की साइट कर रहे हैं, आप उसकी मेथडोलॉजी का कोई एक सिंगल पार्ट भी हो सकता है जो आप अपनी टेक्निक में यूज़ कर रहे हैं और उसको साइट नहीं कर रहे। तो साइट नहीं कर रहे तो इट्स मीन आप उसको अपना कह रहे हैं, तो ये आपके पास प्लेजरिज्म ऑफ आइडिया कहलाएगी। तो आइडिया पूरा फ्रेमवर्क भी हो सकता है और उस फ्रेमवर्क का एग्जिस्टिंग पब्लिश वर्क का एक पार्ट भी हो सकता है। अब लेट्स से आप एसवीएम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो एसवीएम आपने तो नहीं आपने लेट्स से एसवीएम का कर्नल ए के साथ आप यूज कर रहे हो, उसके कर्नल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो लेट्स से आप एसवीएम यूज कर रहे हैं और अब आपने तो रिपोर्ट नहीं की, आपने तो ये एसवीएम का जो कोड है, जो एल्गोरिदम है, ये आपने तो डेवलप नहीं किया, लेकिन आप इसको अपने काम में यूज कर रहे हैं, और आप इसको जो ओरिजिनल पर्सन है जिसने एसवीएम को एल्गोरिदम डेवलप किया, आप उसको साइट ही नहीं करते, उसको रेफर ही नहीं करते, तो ये आपका फिर आइडिया प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो आइडिया आपका पूरी मेथोडोलॉजी भी हो सकती है और एक सिंगल उसका चंक, एक ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल गिवन है। तो बेशक आप इसको करें या ना करें, लेकिन हमारा फोकस ये है कि मेथोडोलॉजी जो आप किसी की एज इट इज़ उठा लेते हैं। अच्छा, प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप है इसके बाद। तो कहता है फुल प्लेजरिज्म। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी की मतलब कोड को या उसके एल्गो को हम यूज करते हैं अपने को पेपर के अंदर या थीसिस में, और हम उसको साइट भी करते हैं, तो जब वो रिव्यू के लिए जाता है तो अगला बंदा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि ये तो पहले यूज हुआ हुआ है तो आप इसको दोबारा क्यों यूज कर रहे हैं, या क्या यूनिकनेस है आपकी? जी, इसमें जो यूज़ करने का मेथड होता है ना, वो आपका डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है एग्जिस्टिंग वाले से। लेट्स से
अब जिस तरह एसवीएम की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, तो आपने जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब कोई और पर्सन हो सकता है, उसने एसवीएम को यूज़ किया है, लेकिन वो ये बता रहा है कि इमेज के अंदर बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। बर्ड्स की एग्जिस्टेंस एक अलहदा प्रॉब्लम है, बर्ड्स की कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई शेप होगी, ठीक है। वो उसको क्लासिफाई करने के लिए एसवीएम यूज़ कर रहा है, और आप एसवीएम यूज़ कर रहे हैं जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन का डिफरेंस होना भी आपकी एक किस्म की नॉवेल्टी होती है। क्लियर है ये बात कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने उसको यूज़ नहीं किया। हो सकता है उसने एसवीएम के साथ डिफरेंट कर्नल यूज़ किया हो, आपने डिफरेंट कर्नल यूज़ कर लिया एसवीएम के साथ, तो ये भी आपकी इस कैटेगरी में फिर आता है। क्लियर है ये बात? जी शाहिर। जी सर, क्लियर हो गई बात। अच्छा सर ये जो ओपन सोर्स को मतलब कोड पड़े हुए होते हैं उनका भी देना लाजमी होता है? जी, वो कोड एक्चुअली किसी पेपर के ही होते हैं। आप जो ओपन सोर्स ठीक। कोड को डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं। उन कमेंट्स में उन्होंने बताया होता है कि ये पेपर है, ये इसका पब्लिश्ड, ये इसका रेफरेंस है, तो आप इसको साइट कर दें। या कोड यहाँ पे पब्लिश हुआ होता है, जिस साइट से आप डाउनलोड करते हैं उसके नीचे या उससे पहले ऊपर लिखा होता है कि अगर कोई पर्सन इस कोड को यूज़ करेगा तो हमारे इन पेपर्स को साइट कर दे। सही हो गया सर। तो कहता है प्लेजरिज्म ऑफ सर ऑथरशिप। बास पब्लिशर ने ये भी लिखा होता है कि यू आर फ्रीली टू यूज दिस कोड इन योर प्रोजेक्ट, तो उस केस में भी हमें रेफर करना पड़ता है जी, साइट को। यूज़ तो कर सकते हैं, वो तो हर कोई अलाउ कर देता है, लेकिन उसके साथ ओरिजिनल किसकी प्रॉपर्टी थी वो साइट करना मस्ट होता है। कुछ लोग इसको कमर्शियल एप्लीकेशन में प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, तो उनका मीनिंग ये होता है फ्री फ्री टू यूज़ का मीनिंग कि वो अपनी कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं इससे, तो उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई लाइसेंस, उनको कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती उनसे, तो उस टर्म का ये मीनिंग होता है। क्लियर है ये बात? अदरवाइज आप किसी दूसरे पर्सन का कोड किसी प्रोडक्ट वगैरह में यूज़ करेंगे, तो उसमें कल को वो पर्सन देख लेता है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट में मेरा कोड यूज़ किया हुआ है और मुझसे परमिशन ही नहीं ली, तो वो आपके ऊपर फिर कॉपीराइट का जो है वो क्लेम कर देगा। कॉपीराइट वायलेशन का जो रूल है उसकी क्लेम कर देगा। तो उसका ये मीनिंग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन, लाइक पब्लिकली अवेलेबल डाटा सेट्स। जो आपके एल्गोरिदम्स होते हैं रिसर्च के अंदर, उनके पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा सेट्स होते हैं वो फ्री टू यूज़ होते हैं। क्लियर है ये बात? लेकिन साइट करना उनको मस्ट होता है। जी शाहिर। जी क्लियर है क्वेश्चन जिन्होंने किया था? जी सर, क्लियर है। अच्छा, प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप है, कहता है फुल प्लेजरिज्म और कंप्लीट प्लेजरिज्म। ये क्या है? कहता है रेफर्स टू कॉपीइंग somebody else original content word by word and pressing and presenting it as one's own। तो कहता है कि आप किसी दूसरे पर्सन का जो डाटा है उसको कॉपी करके उसको अपना आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड उसकी स्टेटमेंट आप सेम पिक करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स भी पहले कह चुके हैं, ठीक है। कहता है गोस्ट राइटर आर द पर्सन हु राइट्स और authors books or papers for an other person and are officially credited to this another person। आप कह लें कि किसी की बुक या किसी का पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ हुआ है और आप उसको उठा के
अपना उसी के सारे पेपर को अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं और उसको ऑथरशिप मेंशन करने के बजाय आप अपनी ऑथरशिप मेंशन करके उसको सबमिट करा देते हैं। ऐसे भी केसेस हैं। ये कल वाला केस था जिसमें मैंने बताया था कि लेट से 18th सेंचुरी के अंदर जो लोगों ने रिसर्च की वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का ट्रेंड ही नहीं था। तो वो लाइब्रेरीज में तो आपको मिल जाएगी लेकिन इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो जो टर्निटिन के सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के, वो उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ना ही वो नेट पे कोई आथर कोई पर्सन है वो सर्च करेगा तो भी उसको नहीं मिलेगी। तो लोग उन लोगों की बुक से डाटा लेकर उसको पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर लें या बुक की फॉर्म में सॉफ्ट फॉर्म में पब्लिश कर लें, और आथर उसका वो ओरिजिनल पर्सन था जिसने लिखी थी लेकिन वो अपनी आथरशिप के साथ पब्लिश कर लें। तो ये आपके पास ये केस भी आपका प्लेजरिज्म ऑफ आथरशिप में आता है। क्लियर है ये बात? एग्जिस्टिंग किसी और के नाम से पब्लिश हुई थी लेकिन अब आप उसकी आइडेंटिटी हाइड करके उसको खुद अपना क्लेम कर रहे हैं। सॉन्ग्स का केस हो गया कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो इतने इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, और ये जितने भी नए सिंगर आ रहे हैं वो उन्हीं को वर्डिंग उनके बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके उनको अपना क्लेम कर ले। क्लियर सर है ये ये बात? कॉपीराइट पे फाइन वगैरह भी होता है? जी बिल्कुल फाइन होता है। तो ये कंट्री टू कंट्री हर एक का अपना एक रूल है कि कितना फाइन होगा कॉपीराइट के ऊपर। क्लियर है बात सबको? प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? ये इसके एग्जांपल दे रहा है। इसमें इस एग्जांपल में देख लें, आपके पास ये बुक्स हैं, ठीक है। ये बुक इस आथर की थी, उन्होंने उसका टाइटल कवर जो है वो चेंज किया जस्ट, और उसके अंदर आथरशिप का जो नेम है वो चेंज कर दिया। तो ये इसके प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप के केस ये बनेगा। सेम आपका पेपर का केस भी हो सकता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग पर्सन का पेपर एज इट इज़ पब्लिश उसको आप पैराफ्रेजिंग कर लें, बेशक अपनी वर्डिंग में सारा लिख रहे हैं। अपनी वर्डिंग में लिखने का पर्पज़ ये है कि कोई टर्निटिन का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको डिटेक्ट ना कर सके। टर्निटिन का जो सॉफ्टवेयर है, जितने भी प्लेजरिज्म डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर हैं वो वर्ड बाय वर्ड मैचिंग को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई आइडिया है अगर आप वर्ड्स चेंज कर दें तो उस आइडिया को डिटेक्ट नहीं कर सकते। आइडिया इंटरनेट के ऊपर जो रीडर्स होते हैं या एडिटर्स या रिव्यूवर्स, वही आपको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट से आप एक पेपर है पब्लिश हुआ हुआ है, उसको आप अपने काम में यूज़ कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पूरे पेपर को, उसको साइट नहीं करते, तो जो एडिटर है जो रिव्यूवर है वो उसको नहीं पकड़ पाता कि पब्लिश्ड वर्क को यूज़ करें। वो कैसे पकड़ते हैं? वो आपने जो नीचे रेफरेंसेस दिए होते हैं उसमें से क्लोज्ड वर्क को सर्च आउट करते हैं, या जो आपने टाइटल दिया होता है उस टाइटल को इंटरनेट के ऊपर गूगल स्कॉलर के ऊपर सर्च करते हैं। तो अगर उनको उस टाइटल से मैच होता हुआ चीज़ मिल जाए तो वो कह देते हैं कि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है या ये पब्लिश्ड वर्क है, इसमें और आपके पेपर में क्या डिफरेंस है। और अगर उनसे गुजर जाए तो पब्लिश होकर जर्नल की साइट पे आ जाता है। तो किसी न किसी दिन जो ओरिजिनल आथर है वो उस फील्ड का, वो उस काम को उस पेपर को पढ़ता है। नॉर्मली लोग करते हैं कि जो सिमिलर रिसर्च फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं उस फील्ड से रेलिवेंट जो नए पेपर आते हैं वो उनको ईमेल चली जाती है। गूगल स्कॉलर जिस तरह ईमेल भेजता है कि ये रेलिवेंट रिसर्च आपसे रेलिवेंट है और ये पब्लिश हुई है, तो वो वहाँ पे रीड आउट करके वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि ये तो मेरा ही काम है और किसी ने पैराफ्रेजिंग करके उसको पब्लिश करा दिया है। तो इस केस में वो फिर एडिटर को राइट डाउन करते हैं। हाँ, अगर ये केस है कि आपका काम अभी पब्लिश नहीं हुआ और किसी दूसरे ने आपसे पहले पब्लिश करवा दिया है और आपके पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है, तो फिर आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? सर जैसे ये गूगल स्कॉलर पे मतलब कोई जो फेक हमारे पास जर्नल्स आ जाते हैं तो वो तो सर्च नहीं होते, जैसे इंडियंस या दूसरे तीसरे कंट्रीज के आते हैं, लेकिन तो वो वो अगर फेक बिल्कुल है, जर्नल पब्लिश करता है। वो सच नहीं होते। लेकिन फेक जर्नल में जब आप पब्लिश करेंगे
आप पब्लिश किस लिए करते हैं? कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपकी रिकॉग्निशन हो, आपको लोग जाने, इस फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्ट माने। तो जब आप फेक जर्नल में कर रहे हैं तो वो तो आपके किसी काम का ही नहीं है। जब किसी काम का नहीं है तो वो तो आपके कैरियर के लिए ही इशू बन जाएगा। क्लियर है ये अच्छा बात? सर, ये था कि जो गूगल स्कॉलर पे पेपर आते हैं वो तो आपने हमें बताया था कि एमजीएल जो मास्टर जर्नलिस्ट है उसकी डेटाबेस से या वो पेपर लेते हैं यानी हर साल। तो फिर क्या नहीं नहीं, फेक जर्नल गूगल स्कॉलर पे एमजीएल भी से आ गए? नहीं, एमजीएल से नहीं, जो जर्नल्स की साइट्स हैं उनसे ये पिक करता है। एमजीएल से वो ये डाटा लेता है कि जो ऑथेंटिक जर्नल्स हैं। गूगल का बैकएंड पे जो एल्गोरिदम लगा हुआ है वो एमजीएल से वो जर्नल सर्च आउट करता है कि जो भी नए जर्नल्स हैं या एग्जिस्टिंग जर्नल्स हैं वेल रिप्यूटेड, उधर से उन जर्नल्स के नेम पिक करता है। उन नेम से फिर वो पूरे इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है, उन जर्नल्स की साइट पे जाके वहां से पेपर सिंक करके अपनी डाटाबेस में ले आता है। लेकिन सर फिर फेक जर्नल गूगल स्कॉलर पे या फेक पेपर कैसे आ जाते हैं? लास्ट टाइम किसी ने ए आर प्री प्रिंट सर्वर की बात की थी, ARXIV पब XIV इस तरह, ठीक है, वो प्री प्रिंट सर्वर के URLs हैं। तो लोग उधर पब्लिश आर्टिकल ऐड करते हैं तो वहां से वो चीज़ आ जाती है। इंटेंशनली लोग इस तरह करते हैं। गूगल अब उस जर्नल को, एक फेक जर्नल है उसको इंडेक्स नहीं कर रहा, तो वो प्री प्रिंट एज अ प्री प्रिंट सर्वर वो शो करके उस आर्टिकल को उस गूगल पे ले आते हैं। तो इस वजह से वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके सर। अच्छा, डिफरेंट केसेस। अच्छा, प्लेजरिज्म की टाइप्स और उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड, प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर, प्लेजरिज्म ऑफ आइडिया, प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप और सेल्फ प्लेजरिज्म, किसी का इसमें केस रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है? तो इसको अवॉइड करने के जो हमने मेथड पढ़े कि साइटेशन आप कर दें उसको, ठीक है, तो कोटेशन की फॉर्म में कर दें या समराइजिंग कर दें, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट, या पैराफ्रेजिंग कर दें। क्लियर है? ये सेक्शन ख़त्म हो गया है। तो कहता है आप डिफरेंट केसेस ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म के कितने केस हैं देखते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स फर्स्ट है, कहता है an author has the right to sue a plagiarist. Some plagiarism may also be deemed a criminal offense, possibly leading to a prison sentence. अभी प्लेजरिज्म के केसेस क्या हैं? अभी हमने उससे पहले प्लेजरिज्म की टाइप्स पढ़ी और उसको अवॉइड करने के मेथड पढ़े। अब वो केस है कि प्लेजरिज्म किसी ने कर दी है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लेंटीज क्या पड़ेंगी, ठीक है। तो जिस आथर का काम प्लेजराइज्ड हुआ है, ठीक है, उसको पूरा राइट है कि जिस पर्सन ने उसका काम चुराया है उसके ऊपर क्लेम कर दे। अब क्लेम करने का क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड ये है कि आप उस जर्नल को प्रूफ के साथ राइट डाउन कर दें कि ये मेरा एग्जिस्टिंग काम है जो पहले से पब्लिश्ड हो चुका है और ये इस आथर ने इसको मिसयूज किया है इसको। वो जर्नल के एडिटर के पास जाता है, जर्नल का स्टाफ उसको, एडिटर उसको रिव्यू करता है आपकी जो क्लेम है, और उस बेस पे अगर आपकी क्लेम करेक्ट निकल आती है तो वो उस पेपर को रीट्रैक कर देते हैं अपनी साइट पे। ब्लैक लिस्ट पेपर्स, रीट्रैक का मीनिंग है कि कह लें कि ब्लैक लिस्ट पेपर्स का एक दूसरा नेम है रीट्रैक पेपर्स, ठीक है, तो अपनी साइट पे रीट्रैक के नाम से पेस्ट कर देते हैं। उससे फिर उस आथर की रिप्यूट खराब होती है कि ये पर्सन है फलां जगह पे जॉब कर रहा है, इसने तो इस तरह के ब्लैक लिस्टेड पेपर, इसने प्लेजराइज्ड पेपर पब्लिश किए हैं, तो उसका प्रूफ मांगते हैं लोग। तो प्रूफ के तौर पे वो जर्नल की साइट पे रीट्रैक वाला जो सेक्शन होता है उस पर जाके मिल जाता है। अगर तो जर्नल आथर की क्लेम के बेस पे उसको अपनी साइट से रिमूव कर दे, तो रिमूव करेगा तो क्या है, उस आथर को पता है और जिस बंदे ने प्लेजराइज्ड किया उन दो लोगों को ही पता है।
तो प्लेंटी के तौर पे जर्नल उसको अपनी साइट पे ब्लैक लिस्ट पेपर्स, रीट्रैक पेपर की कैटेगरी में डाल देता है। क्लियर है ये बात? कहता है पेनल्टीज वेरी डिपेंडिंग ऑन जुरिस्डिक्शन, द चार्जेस ब्रॉट एंड आर डिटरमिन्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। तो अगर आपको याद हो तो मेडिकल की फील्ड में एक इस तरह का केस हुआ था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर थी और उसने किसी लैब के एक्सपेरिमेंट्स जो से थे, पब्लिश जो वर्क था, उससे अपना पेपर बना के उसको नेचर के अंदर पब्लिश करवा दिया था। नेचर आपका टॉप लेवल जर्नल्स में आता है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 200 प्लस है। ठीक है, नेचर में वो पेपर पब्लिश हो गया। बाद में जब उन लोगों ने उस काम को रीड आउट किया तो उन्होंने उसके ऊपर केस जो क्लेम है जर्नल को भेजी। जर्नल ने उसकी इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद उसको रीट्रैक लिस्ट में डाल दिया और उस रिसर्चर को भी अपनी ब्लैक लिस्ट डेटाबेस में डाल दिया। क्लियर है ये बात? ये पेनल्टी भी है। साथ साथ उन्होंने उस इंस्टीट्यूट को भी लिखा जिसमें वो वर्क करती थी प्रोफेसर, और उस इंस्टीट्यूट ने उसको उसकी जॉब टर्मिनेट कर दी। ठीक है, और कहता है स्टूडेंट्स हु कमिट प्लेजरिज्म मे बी सब्जेक्ट टू ग्रेट और डिसिप्लिनरी पेनल्टीज विच वेरी बाय इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट में या पेपर में कोई प्लेजरिज्म करता है तो वो उसके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड कर रही है। और इंस्टीट्यूट नॉर्मली क्या कर देता है, उसकी असाइनमेंट, उसका क्विज व्हाट्सएवर जो भी या पेपर है उसको ज़ीरो ग्रेड करेगा, उसको डिग्री अवार्डिंग के लिए कंसिडर नहीं करेगा, या वो स्टूडेंट डिग्री लेके जा चुका है तो उसकी डिग्री कैंसिल कर देगा। तो अभी तक हमने इसके क्या केसेस पढ़े कि आप वो जिस पर्सन का काम, जिसने प्लेजराइज्ड किया है, ये एक्टिविटी की है, वो पर्सन जिसका काम एक्चुअल था, वो एक्चुअल पर्सन उस जर्नल को राइट डाउन कर दे। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि उस इंस्टीट्यूट को जिसमें वो जॉब कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहा है, वो उसको भी मेल कर दे कि आपका फलां फैकल्टी मेंबर है या फलां पर्सन है, उसने ये इस तरह की एक्टिविटी की है मेरे पेपर की। वो फिर उस इंस्टीट्यूट उसकी इंक्वायरी करता है और उसको वहाँ से ब्लैक लिस्ट करता है। अगर वो करेक्ट हो जाए तो इंस्टीट्यूट करेगा तो जॉब से टर्मिनेट कर देगा, या कोई इंक्रीमेंट उसको मिलने थे वो इंक्रीमेंट नहीं देगा, तो इस टाइप की पेनल्टी उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। किसी का इस सेक्शन से रेलिवेंट कोई केस है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट। कहता है केस स्टडीज ऑन, कहता है प्लेजरिज्म बाय ए स्टूडेंट, प्लेजरिज्म बाय स्टूडेंट, प्रोग्रामर्स प्लेजरिज्म बाय ए, प्रोफेसर प्लेजरिज्म बाय ए, जर्नलिस्ट प्लेजरिज्म बाय सिंगर्स। तो कहता है कि प्लेजरिज्म नॉर्मली लाजमी नहीं है कि कोई आपकी असाइनमेंट में हो। ठीक है, प्लेजरिज्म ये भी है कि कोई सिंगर अपना सॉन्ग किसी दूसरे का यूज कर रहा है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहा है, कोई ड्रामा है वो किसी मूवी से काफी, मूवी का जो थीम है उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो ये भी सारे के सारे केसेस आपके प्लेजरिज्म में आते हैं। यानी बताने का मकसद है कि लाजमी नहीं है कि वो रिसर्च से रेलिवेंट हो, एकेडमिक से रेलिवेंट हो प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म उससे हट के भी है। जिस तरह कल की एग्जांपल में मैंने स्ट्रक्चर के केस में, प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने एक बिल्डिंग की एग्जांपल दे दी कि एक बिल्डिंग का जो मैप है, जो डिज़ाइन है, एग्जैक्ट एज इट इज कोई फॉलो कर ले तो। क्लियर है ये बात सबको? एक जर्नलिस्ट है, वो किसी दूसरे का कॉलम लिखा हुआ किसी दूसरे जर्नलिस्ट की न्यूज़ को या कॉलम को अपनी कह के वो उसको पब्लिश कर दे। इस तरह भी है कि जिस तरह आपके मैचेस होते हैं तो मैचेस में पीटीवी उसके राइट्स ले लेता है। ठीक है, पीटीवी उसकी पेमेंट करता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसके राइट्स ले लेता है अपनी कंट्री में उसको ऑन एयर करने के।
आप पीटीवी की न्यूज़ उठा के जियो वाले लगा लें, अपने पास चला लें कि इतने मैच में इतने स्कोर हो गए हैं, और उसके साथ वीडियो चला रहे हैं, तो वो उसमें आजकल आप गौर से अगर देखें तो कर्टिसी ऑफ पीटीवी लिखा आ रहा होता है। ये वीडियो जो वो प्ले कर रहे हैं अपने चैनल पे, ये किसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो ये काम ना करें तो पीटीवी वाले लेट से उस केस में उसको डिटेक्ट कर लें तो वो उसके ऊपर फिर फाइन वगैरह इम्पोज कर देते हैं, और वो फाइन देना पड़ता है। क्लियर है ये बात सबको? जी, किसी स्टूडेंट का इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन इस सेक्शन से रेलिवेंट? तो कहता है कि केस स्टडी या प्लेजरिज्म बाय अ स्टूडेंट, कि किसी स्टूडेंट ने प्लेजरिज्म की, तो एंथनी एंथनी का ये केस है, इसने एक प्लेजरिज्म की थी। जी दोबारा क्वेश्चन करें, आपकी आवाज कट रही है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी स्टूडेंट को आ रही है तो उनके बिहाफ पे क्वेश्चन कर दें। आवाज नहीं आ रही सर। चलें, इनकी दोबारा अगर कनेक्टिविटी हुई ठीक तो रेस कर लें। अच्छा, कहता है केस स्टडी है कि स्टूडेंट ने एक प्लेजरिज्म की, तो उसकी प्लेंटी देखें। मैं पूछ रहा था जो पेपर ओवरव्यू हम लोग करते हैं, इसमें 2-3 पेपर्स को रिव्यू करके दोबारा लिखा जाए, तो ये भी प्रिज्म की फॉर्म है। अगर आप इसको साइट नहीं करते ना तो फिर ये प्लेजरिज्म की फॉर्म में आएगा। आप बेशक 2-3 पेपर से डाटा उठा रहे हैं, अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं, लेकिन आप उन पेपर्स को साइट नहीं करते उसके साथ जहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये फिर प्लेजरिज्म में आएगा। क्लियर है ये बात? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, उसका स्टूडेंट है एक एंथनी। इसने क्या किया कि एलएलएम की क्लास में ये इनरोल था, ठीक है, तो 1971 में 1978 में कहता है कि इसने एक थीसिस सबमिट की 93 पेजेस की, जिसमें 75 पेजेस जो से थे वो प्लेजराइज थे, ठीक है, और वो जिन सोर्सेस से वो प्लेजराइज थे उन 2 सोर्सेस को उसने साइट भी नहीं किया था। तो उसकी पनिशमेंट उसको क्या मिली, उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया, उसकी डिग्री जो है वो टर्मिनेट कर दी गई। क्लियर है ये बात? तो ये पेनल्टीज हैं जो प्लेजर। जी अब दोबारा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जी किसी स्टूडेंट को इनकी आवाज आ रही है? नो सर। चलें, उनका कनेक्टिविटी इशू रिजॉल्व होगा तो। क्लियर है ये बात सबको, कि देख लें कि एक कितनी बड़ी एक पेनल्टी है जो आप अनइंटेंशनली भी अगर आप करते हैं, जो कि आप असाइनमेंट्स में अक्सर करते हैं, तो उसके बायस आपके ऊपर कितनी बड़ी पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो कहता है प्लेजरिज्म बाय स्टूडेंट प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर स्टूडेंट था, उसने प्लेजरिज्म की, उसकी केस स्टडी की सेकंड एग्जांपल है। एमआईटी का स्टूडेंट था, ठीक है, उसका इंसिडेंट 1990s की ये बात है। कहता है उसका कोर्स जो इंस्ट्रक्टर था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ये उसके कोर्स का टाइटल था। स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड दैट दे कैन वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप बट वर नॉट अलाउड टू कोलैबोरेट इन राइटिंग प्रोग्राम्स। कहता है कि इस कोर्स का
एक स्टूडेंट था MIT का, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर ने उनको अलाउ किया था कि वो आपस में उस प्रोग्राम को, जो भी उन क्वेश्चन दिया गया था उसको सॉल्व करने के लिए आपस में डिस्कस तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम राइट करते हुए एक दूसरे का प्रोग्राम नहीं यूज कर सकते। इन स्टूडेंट को कहीं आवाज नहीं आ रही इनकी, ठीक है। तो कहता है कि जब उन्होंने प्रोग्राम दोनों स्टूडेंट ने सबमिट करवाया तो इट वाज फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन स्टीलिंग प्रोग्राम्स एंड डुप्लीकेटिंग प्रॉब्लम सेट्स। पनिशमेंट क्या थी कि सेवरल स्टूडेंट्स वर सस्पेंडेड फॉर 1 सेमेस्टर। यानी इसकी मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि आपकी क्लास में एक प्रोग्राम राइट डाउन करने के लिए दिया गया, एक प्रॉब्लम को कोड करना था आपने, ठीक है। तो आपने उसको क्या किया कि आप आपस में डिस्कस, मैं कहता हूँ कि आप आपस में डिस्कस तो कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, लेकिन जब कोड करेंगे तो हर स्टूडेंट अपना कोड खुद लिखेगा, वो एज इट इज कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो ये MIT यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका की है, उसमें ये इंसिडेंट हुआ और वो स्टूडेंट ने, एक ने या किसी दो स्टूडेंट ने प्रोग्राम लिखा और बाकियों ने उसका कॉपी कर लिया। तो जिन कॉपी करवा के सबमिट करवा दिया, और जिन जिन स्टूडेंट ने कॉपी करवा के सबमिट करवाया उनको पनिशमेंट ये मिली कि वो एक सेमेस्टर के लिए एक्सपेल हो गए। क्लियर है ये बात सबको? अब ये वो केसेस देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्यों इम्प्रूव हैं। उनकी रिस्ट्रिक्शन ही इतनी ज़्यादा है इस तरह के कॉपी करने पे, असाइनमेंट के चीटिंग करने पे, कि स्टूडेंट इस साइड पे सोचते ही नहीं है। क्लियर है ये बात सबको? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? प्लेजरिज्म बाय प्रोफेसर, थर्ड केस है, ठीक है। एन इंग्लिश प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ निवाडा लास वेगास सिंस 2008, इसने क्या किया कि अच्छा, ये प्रोफेसर था, उसने अपने पेपर पब्लिश किए, 26 में से उसके 23 पेपर्स जो हैं वो प्लेजराइज्ड निकले। प्लेजराइज्ड किस तरह निकले कि उसने जो 23 लोगों के पेपर्स लिए थे उनको आपस में उनको साइट नहीं किया था। तो कहता है इस केस में उस प्रोफेसर के साथ क्या हुआ, ही वॉज फायर्ड ऑन 7 दिसंबर 2014, उसको जॉब से निकाल दिया गया। उसने 26 पेपर्स लिखे, 26 में से 23 पेपर्स उसने किसी दूसरे के आइडिया को यूज करते हुए लिखे, उनको वर्डिंग चेंज करके, पैराफ्रेजिंग करके लिखा और अपना क्लेम किया। और जिन जिन लोगों की उसने पेपर को अपनी वर्डिंग में यूज किया था उनको प्रॉपर साइट भी नहीं किया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, उसके ऊपर पेनल्टी पड़ी कि इंक्वायरी, उसके ऊपर कमेटी बनी और 7 दिसंबर 2014 को उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। अब देखिए 2008 में उसने ये काम किया और पकड़ा कब गया, 2014 में। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। जी, आज के लेक्चर में आप लोगों के काफी होश हवास उड़े होंगे। प्लेजरिज्म बाय अ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट है, उसने प्लेजरिज्म की, उसके पास उसके अगेंस्ट उसको क्या हुआ, नोटिस हुआ, जो भी पैसे वगैरह थे वो उसको भरने पड़े। तो बताने का मकसद ये है, ये इसके डिफरेंट केसेस हैं जो इंसिडेंट इससे पहले हैपेंड हो चुके हैं। सिंगर का भी है केस। तो अवर